Assalamu alaikum everyone. Hope so you're fine and enjoying your holidays. Okay ji. Now we're going to start a new one course. Okay. Uh, the course name is Abnormal Psychology. This is very interesting course. I hope you will learn a lot of things in this one. But the abnormal psychology. First, you need to define here that what does mean of abnormality. Like, you know about psychology, that psychology is the scientific study of human mind and behavior. But here, what does mean of abnormality? अब abnormality किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, the things which are away from normal, जो नॉर्मेलिटी से दूर है वो abnormality है. ठीक है. अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि फिर नॉर्मेलिटी क्या है. आपको नॉर्मेलिटी और अबनॉर्मेलिटी में भी डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो अबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग सबसे पहले जो चीज़ फोकस करेंगे वो हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि सबसे पहले अबनॉर्मेलिटी क्या है. आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अबनॉर्मेलिटी कहते किसको है. अगर आपको अबनॉर्मेलिटी क्लियर हो गया तो फिर आपको अबनॉर्मल साइकोलॉजी की मेन थीम समझ आ जाएगी कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में हम लोगों ने किस चीज़ों पे फोकस करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग अबनॉर्मलिटी पे बात करते हैं कि हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वे पर्सन इज़ अबनॉर्मल और नॉर्मल. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ abnormal behavior in order to describe, predict, explain and change abnormal patterns of functioning. लाइक फंक्शनिंग, यहाँ पे उसकी फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है. एक इंडिविजुअल एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, आप उसमें सडन चेंज देखते हैं कि उसकी एकदम से फंक्शनिंग चेंज होगी और कुछ वो अब नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हैं या मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग कर रहे हैं या वो रूटीन से हट के कुछ चीज़ें शो कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इस बंदे की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है. ठीक है. तो हम लोगों ने उसके पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग को देखना है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को सोच रहा है. अगर उसकी आप डेली लाइफ में उसकी डेली फंक्शनिंग को आप डिस्टर्ब होते हुए देखो, हर चीज़ को डिस्टर्ब होते हुए देखो, तो आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, इस बंदे की फंक्शनिंग डिस्टर्ब है. तो पहली बात तो ये हो गई. ठीक है. इसकी एक और डेफिनेशन उस पर चलें. Abnormal psychology is the study of human behavior that differ from the norms in significant way. Very important point here कि that differ from the norms in a significant way. कि वो जो बंदा है, वो जो इंडिविजुअल है, जो abnormality में जिसको आप देख रहे हो, कंपल्सरी है कि वो बंदा अपने नॉर्म्स को फॉलो ना कर रहा हो. अब नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स हमारे कल्चर की रिवायात हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं कि जिसको हमने फॉलो करना ही करना है. ठीक है. अगर आप देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसको निगलेक्ट कर रहा है, उसको डिसोबे कर रहा है, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, इस बंदे में कुछ अबनॉर्मेलिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं. The field studies that causes and manifestations of habits, behavior, thoughts और basic drives that are different from others. Like अब ये सब चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है कि बाकी नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ होंगी. फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रुप में लोग बैठे हैं, 7 to 8 पीपल हैं, तो वहाँ पे जो एक इंसान जो इन 7-8 लोगों से मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है, तो आपने चेक करना है कि अगर मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, और फिर वो जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसकी मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग है उसको आपने फोकस करना है. ठीक है. एंड टिपिकली रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन लाइफ फंक्शनिंग. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि जो उसकी वो जो चीज़ें थी कि वो सबसे अलग से बिहेव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को उसमें नुमायाँ डिफरेंस नज़र आने लग जाता है. उसकी फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट नज़र आने लग जाती है. लाइक उसकी डेली रूटीन में, उसकी हैबिट्स में, उसकी थिंकिंग में, उसकी इमोशंस में हम लोगों को इम्पेयरमेंट नज़र आती है. लाइक वो बंदा नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा होता. हम नहीं कह सकते वो बंदा किस तरह से किस टाइम पर रिएक्ट कर दे, वो बंदा किस तरह से बात कर दे, वो बंदा किस तरह से कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर दे. लाइक ये बंदे अनप्रडिक्टेबल होते हैं, हम इनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं. अब नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मल लोगों को हमें पता होता है कि लाइक इस टाइम पे इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, इस टाइम पे इस तरह से बिहेव कर सकते हैं. ओके फाइन, तो हम लोग ईजी हैं. लेकिन अगर अब नॉर्मेलिटी है तो हम लोग नहीं कह सकते ये बंदा किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करेगा या किस तरह से बिहेव करेगा. ठीक है. तो हमने उसके नॉर्म्स देखने हैं, उसकी हम लोगों ने फंक्शनिंग देखनी है कि वो बंदा क्या अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, क्या उस बंदे की फंक्शनिंग नॉर्मल है, क्या उसमें इस तरह की कोई एरर्स तो नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. डिविएशन फ्रॉम नॉर्म्स, उसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे. स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड टू इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर.
अब वो कहते हैं कि आप स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया लाइक आप ग्राफ बना लें, आप कर्व बना लें, आप उसमें चेक करें कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, वो एवरेजली कैसा बिहेव कर रहा है, उसके इमोशंस किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी थॉट्स, उसका बिहेवियर किस तरह से लिंक है, किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ दीज फीलिंग्स और बिहेवियर इज़ आइदर सिग्निफिकेंटली हायर और लो। अगर आप देखते हैं ये 3-4 चीज़ें हैं जो नॉर्मली वर्कआउट नहीं कर रही, या तो उसमें कह लें कि बहुत ज़्यादा हायर है, या तो लो उसमें जा रही है रेंज, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। द बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज एज अब नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेल कर्व की एग्जांपल माइंड में रखिए। हम लोग स्टैट में एक बेल कर्व बनाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जो कर्व के अंदर अंदर लोग हैं ना, जो अंदर अंदर सारे डाटा आ रहा है, जो एवरेज पीपल हैं वो सारे नॉर्मल हैं। अब जो सारे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, उसकी टेल्स पे जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे जा रहे हैं, हम कहते हैं वो अब नॉर्मलिटी में जा रहे हैं। वो यही बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि आपने चेक करना है कि वो अपने नॉर्म्स को डिविएट कर रहे हैं क्या। डिविएट करना मीन कहते हैं उसको ना मानना, उसको डिसोबे करना, उसको इनकार करना। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, फिर आपने उनके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स को चेक करना है कि क्या वो बहुत ज़्यादा कह लें कि सिग्निफिकेंटली हायर रेट तो नहीं है उनका, या सिग्निफिकेंटली लो रेट तो नहीं है उनका। आपने ये चीज़ भी चेक करनी होती है कि वहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब वो कहते हैं इन लोगों में मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग क्या है, इसको देख लेते हैं। द फंक्शनल अफेक्ट ऑफ अ पर्सनस फीलिंग, बिहेवियर एंड कॉग्निशन इन अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन। अब वो कहते हैं कि अब इंसान की फीलिंग्स डिस्टर्ब हैं, ठीक है। वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा, वो चीज़ों को फील नहीं कर रहा, वो महसूस नहीं कर रहा, उसको नहीं पता कि उसने किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से फील करना है। अब उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, लाइक उसको इस चीज़ की समझ नहीं है कि मैंने किसके सामने किस तरह से बिहेव करना है। एकदम से वो शाउट करने लग जाते हैं, एकदम से वो खुद को मारने लग जाते हैं। एंड कॉग्निशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन, कि लाइक उसकी कॉग्निशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब कॉग्निशन किसे कहते हैं? कॉग्निशन हम लोग कहते हैं मेंटल फ्रेमवर्क को, चीज़ों की रीजनिंग करने को, चीज़ों को समझने को हम कहते हैं, ठीक है। हम लोगों को उसमें नुमाया प्रॉब्लम नज़र आ सकती है, ठीक है। वेदर और नॉट अ साइकोलॉजिकल कंडीशन इज़ अब नॉर्मल। तो कहते हैं मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग में आपने यही चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स में, उनके बिहेवियर में, उनकी कॉग्निशन में कोई इम्पेयरमेंट आपको नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। क्या आप फील कर रहे हैं कि वो, क्या आप चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बंदा प्रॉपर फीलिंग को फील नहीं कर पा रहा, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है और उसकी कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको इस सब चीज़ों में प्रॉब्लम नज़र आएगी तो हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, इसकी मैल अडेप्टिव फंक्शनिंग डेवलप हो रही है, जो कि इसको अब नॉर्मलिटी की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब वो कह रहे हैं डिस्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अब जो भी इंसान अब नॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है उसमें ये चीज़ें लाजमी होती हैं, उसमें सिम्टम्स लाजमी होते हैं। अब डिस्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट क्या है जी? व्हेन अ साइकोलॉजिकल कंडीशन कॉजेज सिग्निफिकेंट पर्सनल डिस्ट्रेस। अब जो उसकी जो भी कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, अब उसको पर्सनल डिस्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। A third criteria of diagnosis and treatment can be made. Any neurosis, psychosis, or cognitive difference, such as developmental delay, can cause a person to feel very distressed and unhappy. अगर बंदा फील कर रहा है कि लाइक हाँ, मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, या मुझे ये प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो मीन उसमें ज़ाती तौर पे भी एक परेशानी का एलिमेंट डेवलप हो रहा है, ज़ाती तौर पे खुद को लेके भी डिस्ट्रेस है। और डिस्कम्फर्ट क्या है? अगर वो ज़ाती तौर पे खुद से सेटिस्फाई नहीं है ना, अगर वो फील कर रहा है कि पर्सनली मुझ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर्सनली मुझ में कुछ इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसमें डिस्कम्फर्ट का लेवल भी आएगा कि लाइक वो कहीं भी सोशल गैदरिंग में खुद को ईज़ी फील नहीं करेगा, लाइक वो अवॉइड करेगा लोगों से मिलने को, क्योंकि पर्सनली डिस्ट्रेस है, पर्सनली वो कह लें सेटिस्फाई नहीं है, पर्सनली वो हैप्पी नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर वो क्या करेगा? सोशल डिस्कम्फर्ट इज़ आल्सो हॉल मार्क सच एज अनहैप्पीनेस एट वर्क, स्कूल और एट होम। कि अगर तो वो चला भी गया ना कहीं पे, काम पे चला गया या जॉब पे चला गया है कहीं पे भी, तो वो वहाँ पे लोगों में घुले मिलेगा नहीं, मीन वो अवॉइड लेगा, आइसोलेटेड रहेगा, लोगों से दूर दूर रहेगा, ठीक है। ऐसे लोगों में ये वाले एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
लाइक पहली बात तो ये होगी वो उनकी नॉर्म्स कि वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता कि हमने किस तरह से किस टाइम पे कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है और कौन से नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इन लोगों में मैल एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है कि इनको नहीं पता चल रहा होता कि हमने किस तरह से किस टाइम पर अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी कॉग्निशन को किस तरह से वर्कआउट में लेके आना है, ठीक है। और ये मैंने आपको चीज़ बताई अब डिस्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट की, कि पर्सनली इन लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, इसलिए में डिस्कम्फर्ट का लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, ठीक है। ये लोग सोशल गैदरिंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और अगर हम लोग उनको फोर्स करें ऐसे गैदरिंग पे जाने को या इन्वॉल्वमेंट करने का, तो वो वहाँ पे भी अनहैप्पी होते हैं, वो वहाँ पे खुश नहीं रह सकते, ठीक है। इन लोगों में इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास वो है डिज़ायरेबिलिटी। अब डिज़ायरेबिलिटी क्या है जी? डिज़ायरेबिलिटी में कहते हैं द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर और कॉग्निटिव डिफरेंसेस इन द फोर्थ फैक्टर यूज इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ साइकोलॉजिकल कंडीशन इज़ नॉर्मल। वो कहते हैं कि जब आप लोगों ने देखना है कि बंदे में नॉर्मेलिटी है कि अब नॉर्मेलिटी है, तो आपने उसकी डिज़ायरेबिलिटी भी देखनी होती है। अ जीनियस आई क्यू फॉल्स आउटसाइड द स्टैटिस्टिकल नॉर्म। जैसे मैंने आपको बेल शेप का बताया ना, अब जो जीनियस है वो भी टेल में आ रहे हैं और जो बिल्कुल लो एवरेज हैं वो भी टेल में आ रहे हैं, ये चीज़ को याद रखिएगा। बट मोस्ट पीपल वुड नॉट से दैट द जीनियस और अब नॉर्मल इन नेगेटिव वे। लेकिन हम लोग जीनियस को क्यों नहीं कहते वो अब नॉर्मल है, जबकि हम लोग बेल कर्व की जब शेप बनाते हैं एक साइड पे अगर जीनियस आ रहे हैं तो वो भी तो अब नॉर्मेलिटी तरफ आ रहे हैं, कि लाइक हम नहीं कह सकते किसी बंदे का इतना कमाल का आईक्यू है कि वो एक नज़र में देख के याद कर ले। तो ये यहाँ पे बात कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी डिज़ायरेबिलिटी को देखते हैं, हम लोग उनको क्यों अब नॉर्मल नहीं कह रहे, हालांकि वो भी अब नॉर्मेलिटी में आते हैं। अब वो कहते हैं इंडिविजुअल्स विद डेवलपमेंटल डिलेज आर कंसिडर्ड टू फॉल अंडर द बैनर ऑफ अब नॉर्मल साइकोलॉजी। वो कहते हैं इन कंट्रास्ट हम लोग उन लोगों को देखते हैं जिनमें डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हम उनको अब नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, हमारी डिज़ायरेबिलिटी भी आ रही है। क्यों? क्योंकि जीनियस हर किसी को अच्छे लगते हैं, साइंटिस्ट हर किसी को अच्छे लगते हैं। अब बहुत लाइक है जी, 11 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, आईक्यू लेवल हाई था, जीनियस थी, कुछ ऐसा था, तो उसको किसी ने नहीं कहा अब नॉर्मेलिटी में आ रही है। लेकिन अगर इन कंट्रास्ट कोई ऐसा बंदा वहाँ पे होता है जिसकी डेवलपमेंटल जो है वो डिले होता, कोई उसमें प्रॉब्लम होती, वो चीज़ों को पिक नहीं कर सकता, तो हम लोग उसको कह देते कि हाँ जी बंदे का माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इसमें इसलिए में अब नॉर्मेलिटी का एलिमेंट है, क्योंकि उसकी कॉग्निशन लो है ना, क्योंकि वो चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहा, उसका माइंड इस तरह से वर्कआउट नहीं कर पा रहा। अब वो कह रहे हैं बिकॉज लो कॉग्निटिव एबिलिटीज़, वही बात जो मैंने आपको भी बताई, और इनडिज़ायरेबल एंड कॉज मोर डिस्ट्रेस। अब वो कहते हैं कि कॉग्निशन का लेवल लो होना ना, कह लें कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मैं हर बात की समझ आए, हम लोग हर बात को समझ सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें। अब एक इंसान जिसकी कॉग्निशन ही वीक है, जो चीज़ों को परसीव ही नहीं कर पा रहा, उसकी रीजनिंग नहीं कर पा रहा, उसका फ्रेमवर्क नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और पर्सन में डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी सोच जो दूसरों से चेंज है, वो दूसरों से चेंज सोच रहा है, चेंज बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको सब चीज़ें ये प्रॉब्लम लग रही होती हैं। सही हो गया? ओके चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब वो कहते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजिकली अबनॉर्मल। अब वो कहते हैं जब भी आपने किसी की अबनॉर्मेलिटी को चेक करना है ना, वे आर पर्सन और ही और शी इज़ नॉर्मल और अबनॉर्मल, तो आप उसको इस 4 Ds पे चेक करें। दीज 4 Ds आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इन 4 Ds में देखना है कि आया बंदा नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमारी सोसाइटी में क्या है कि हम लोग इजीली किसी को भी कह देते हैं लाइक तुम तो साइको हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये बहुत सेंसिटिव है। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव करें जहाँ पे किसी को लेबल करना, किसी को स्टिग्मेटाइज करना बड़ा इजी समझा जाता है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि हमारे एक लफ्ज़, एक लेबल ही हमने उसको देना ना पागलपन का, उससे उसकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। तो मेरा बच्चा इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप यूं ही किसी सिम्टम, किसी 1-2 सिम्टम की बेस पे किसी को नहीं बोलोगे ये बंदा अब नॉर्मल है, आप किसी को नहीं बोलोगे ये बंदा पागल है। एज अ साइकोलॉजिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन हम लोगों को भी इस चीज़ के बारे में ट्रेन किया जाता है कि हम लोग ईजीली किसी को भी नहीं कहते कि यार तुम तो अब नॉर्मल हो, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही, तुम तो साइको हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है इट्स अ सेंसिटिव टास्क। हम लोगों ने अगले की पर्सनैलिटी को स्पॉइल नहीं करना, हम लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसकी पर्सनैलिटी को हम लोगों ने पॉलिश करना है।
वी आर साइकोलॉजिस्ट ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड ऐसी है कि हम लोगों ने उनको डिस्ट्रेस नहीं करना, हम लोगों ने उनको मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लाइक अगर अब ये 4Ds मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप अगर अपने फैमिली मेम्बर में या किसी कज़न में या किसी फ्रेंड ने इसके थोड़े थोड़े पॉइंट देखो या कुछ सिम्टम्स देखो, तो आप उसको डायग्नोज करने बैठ जाओ, तो मेरा बच्चा ये इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टास्क है, आप यूं ही किसी को भी अबनॉर्मल नहीं कह सकते हो। या बाज़ औक़ात क्या होता है, जब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना अबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो इसमें जो मैंने आपको आगे डिसऑर्डर्स पढ़ाने हैं इंशाल्लाह, उसमें क्या होगा, बहुत से डिसऑर्डर्स में ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि लाइक ये भी मुझ में है, ये भी मुझ में है, ये भी मुझ में है, तो मेरा बच्चा खुद को डायग्नोज नहीं करना, आप लोगों ने उस चीज़ को समझना है, बात को, ठीक है। समझने के बाद डिसाइड करना है कि हाँ ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी और कैसे वर्कआउट नहीं करेंगी। चले हम लोग इन 4Ds पे बात करते हैं। अब 4Ds में जो चीज़ें आ रही हैं वो है डिवियंस, डिस्ट्रेस्ड, डिसफंक्शनिंग एंड डेंजर। अब वन बाय वन हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि डिवियंस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, डिसफंक्शनिंग क्या है और डेंजर क्या है, ठीक है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ओके, डिवियंस। अब 4Ds में जो पहला सबसे फर्स्ट वन डी है आपके पास, वो है डिवियंस। वो कहते हैं जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, अब नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए, या आपको चेक करना है कि आया ये पर्सन अब नॉर्मल है कि नहीं, तो आप लोग उसको सबसे पहले इस डी में चेक करें। अब ये फर्स्ट वन डी जो कि डिवियंस है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें फॉल कर रही हैं। डिवियंस फ्रॉम अ वायलेशन ऑफ अ सोसाइटीज़ आइडियाज़ अबाउट प्रॉपर फंक्शन, कि अब देखो वो क्या कर रहा है डिवियंस में, वो वायलेट कर रहा है सोसाइटी के आइडियाज़ को। लाइक सोसाइटी जिस भी चीज़ पे फोकस कर रही है, जिस भी फंक्शन पे बात कर रही है, ये लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, ये लोग उसको डिविएट कर रहे हैं, ये बंदे उसको वायलेट कर रहे हैं। लाइक सोसाइटी के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, ये उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको डिसओबे कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डिवियंस दो तरह से ये लोग कर रहे हैं, डिविएट दो तरह से कर रहे हैं। किस किस चीज़ों में, एक तो नॉर्म्स में और एक कल्चर में। अब नॉर्म्स में कैसे करें जी, एज सोसाइटीज़ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। अब नॉर्म बताया कि नॉर्म होते क्या हैं। नॉर्म हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है, प्रॉपर कंडक्ट होता है हर सोसाइटी का, हमने उसको फॉलो करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये उसको डिसोबे करते हैं, उसको उसकी वायलेशन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। अब कल्चर, अब हर किसी के कल्चर में कुछ कह लें कि वैल्यूज़ हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कस्टम्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है, तो हम लोग कल्चर में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमारे कल्चर में कोई बंदा हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ बात करेगा या कुछ ऐसी बात करेगा जो हमें अच्छी नहीं लगेगी या हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ होगी, तो हम कहते हैं यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम कल्चर के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, तुम डिसोबे कर रहे हो, दिस एंड डैट, या नौज़बिल्ला। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे पास फाउंटेन हाउस में एक मेरे पेशेंट थे, तो स्किज़ोफ्रेनिक थे। उनको क्या था, नाउज़ुबिल्लाह, गॉड फॉरबिड, वो अपने आप को कहते थे कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ, ठीक है। और वो उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ईगो थी, बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ पे प्राउड था कि मैं लास्ट वन नबी तो मैं ही हूँ, लास्ट वन प्रॉफिट तो मैं ही हूँ, ठीक है। अब ये क्या था कि वो बात है जो कि हमारी रिलीजन में बात समझ में नहीं आती, क्योंकि एज़ अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम हम लोगों को पता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब एक बंदा आपके सामने इस किस्म की बात कर रहा है, इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, और फिर आपको बता रहा है कि रात में अल्लाह ताला मेरे हाथ में आएंगे, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने मुझसे बात किया, मुझसे मशवरा किया, वो ये कुछ होने वाला, ये कुछ होने वाला, नौज़ुबिल्लाह, इस किस्म की स्टेटमेंट होती थी उस मेरे क्लाइंट की। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि वो इस तरह से वॉयलेट कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह से कल्चर को डिसोबे कर रहे हैं। तो फिर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो कि जो चीज़ें इस चीज़ को डिविएट कर रहे हैं, डिविएंस आ रहा है, वो अब नॉर्मेलिटी की तरफ जा रही हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब वो बंदा अगर बार बार इस बात पे क्लेम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हम लोगों ने उस पर नोटिस तो करना है, उस पर बात तो करनी है। अब मैं आपको बताऊँ कि जब इस किस्म की थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है ना, इस किस्म की स्टेटमेंट जब वो लोग देते हैं, तो उसमें इंतहाई रिजिडिटी होती है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं होता। वो लोग अपनी बात से हटते नहीं हैं, वो कहते हैं जी जो हमने कह दिया वो हमने कह दिया कि हम अल्लाह के नबी हैं तो हैं। तो लाइक इन लोगों से बात करना या इन लोगों की स्टेटमेंट को या थॉट्स को क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बेसिकली आपने मैंने एग्जांपल आपको यही देनी थी यहाँ पे कि डिविएट या डिविएंस किस तरह से आ सकता है।
इंक्लूड अ वैल्यूएशनल एस्पेक्ट विच वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। वही बात है कि कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। जैसे हमारे कल्चर में ये बात अगर मेरे क्लाइंट ने मुझसे की तो मुझे बड़ी नागवार गुजरी। अब यही बात अगर वो किसी और कल्चर में करेगा या वेस्टर्न कल्चर में करेगा तो ऑब्वियसली शायद वो इस चीज़ को बॉदर भी ना करें, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या इस चीज़ की वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है। तो डिवियंस का पॉइंट आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड डी पे चलते हैं। वो हमारा डी है कौन सा जी? हाँ जी, अब सेकेंड डी पे बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस में क्या है? पेन और डिस्कम्फर्ट। डिस्ट्रेस में ये है कि बंदा, पहली तो बात ये है कि बाकी सबसे अलग हो रहा है, उसके अंदर पेन का एलिमेंट है, उसके अंदर आइसोलेशन का एलिमेंट डेवलप हो रहा है। वो लोगों को अवॉइड कर रहा है, वो गैदरिंग को अवॉइड कर रहा है, वो डिस्कम्फर्ट है, उसको लोगों के अंदर बैठना अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहा है जी मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अकेला बैठना चाहता हूँ, मुझे अकेले बात करनी है। अगर वो गैदरिंग में हम उसको बैठाएंगे या वो जॉब पे जाएगा या लोगों में जाएगा, अपनी फैमिली के पास बैठेगा तो वहाँ पे वो इजी फील नहीं करेगा। उसके अंदर बेचैनी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। लाइक वो हर टाइम बेचैन रहते हैं, इरिटेटेड बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा, कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोग बता नहीं पाते हैं कि ये लोग किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अनप्रडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनप्रडिक्टेबल होते हैं, तो इसी की एग्जांपल मैं अगर आपको दूं यहाँ पे, अनप्रडिक्टेबल इतना कि हमें नहीं पता होता किस टाइम पे वो किस तरह से रिएक्ट कर दें। इसके लिए ये है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट भी अगर हम लोगों ने अब नॉर्मल पेशेंट्स के पास जाना होता था, क्लाइंट्स के पास जाना होता है, तो हमारे साथ कस्टोडियन या गार्ड्स लाजमी होते हैं, क्योंकि वी डोंट नो दे आर अब नॉर्मल, वो किसी भी टाइम पे किसी तरह से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए। ठीक है, डिस्ट्रेस के एलिमेंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड वन है जी आपके पास, थर्ड वन सॉरी, डिसफंक्शनल और मेल अडेप्टिव बिहेवियर। डिसफंक्शनल में क्या है जी कि उसकी जो डेली फंक्शनिंग है ना वो प्रॉपर डिस्टर्ब हो जाती है। उसको नहीं पता कि उसने किस तरह से अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने फूड इनटेक का ख्याल रखना है, किस तरह से उसने अपनी केयर करनी है, किस तरह से उसने अपना सब चीज़ों को देखना है, कि लाइक उसकी डेली फंक्शनिंग प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अंदर कोई भी चीज़ नॉर्मल फॉर्म में वर्क नहीं कर रही। उसको नहीं पता कि उसने किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करना है, किससे किस तरह से बात करनी है, उसने कब शावर लेना है, कब उसने अपने आप को साफ़ करना है, कब उसने कपड़े चेंज करने हैं, या किस तरह से उसने ख़ुद को कवर करना है, अपनी बॉडी को कवर करना है। ये सब चीज़ें उससे बहुत दूर हो जाती हैं। उसको इन सब चीज़ों की सेंस नहीं रहती है, इतनी डिसफंक्शनिंग डेवलप हो जाती है। अब डिसफंक्शनिंग तो डेवलप होगी, अब वो क्या करेंगे, साथ ही मैल अडेप्टिव बिहेवियर, कुछ अब ऐसे बिहेवियर को अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक बहुत घंटे तक अगर वो बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे एक ही पोज़ में। अब हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, वो लोग आपकी बात को बॉदर ही नहीं करेंगे। लाइक कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह की फंक्शनिंग आपको नज़र आ सकती है। या अगर वो लेटे हैं तो एक ऐसे बॉडी पोस्चर में लेटे हैं कि उनका हाथ ऊपर है, तो आप देखोगे कि बहुत घंटे तक उनका हाथ ऊपर रहता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, कि उन लोगों में अगर ये मेल अडेप्टिव फंक्शनिंग का एलिमेंट होता है तो उन लोगों में बॉडी पोस्चर वाला एलिमेंट आता है, कि लाइक उनको नहीं पता चलता, वो कहीं कि घंटे अपने हाथ को या अपनी टांग को एक ही बॉडी पोस्चर में रखते हैं, तो इस तरह से उनकी सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है। ठीक है जी, अब उसके बाद जो लास्ट वन है आपके पास वो है डेंजर। डेंजर में क्या है जी, बिहेवियर दैट बिकम्स डेंजरस टू सेल्फ और अदर, कि अब जो इस किस्म का बंदा है वो एक तो अपने लिए ख़ुद भी नुकसानदेह साबित हो सकता है और वो अपनी फैमिली के लिए या आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि अपने लिए कैसे, कोई एक इंसान ख़ुद को तकलीफ़ कैसे दे सकता है भाई। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि उसकी वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा, उसकी फंक्शनिंग, उसकी कॉग्निशन, उसकी थॉट्स, कुछ भी प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा। ये लोग ऐसे सोचते हैं कि लाइक हमें कोई एक्सटर्नल पावर्स हैं जो हमें कंट्रोल कर रही हैं, ऐसी थिंकिंग इन लोगों की होती है। लाइक वो कहते हैं पता नहीं मैंने उस टाइम पे ऐसा रिएक्ट क्यों किया, कुछ चीज़ें मुझे कंट्रोल कर रही थी। भाई अगर तुम ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो लोग अपनी सेंसेस में नहीं है, तो वो किसी भी टाइम पे अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अपने आप को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो किसी भी टाइम किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी टाइम किसी को मार सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और जब बाद में उनसे वजह पूछी जाती है कि लाइक आपने इस टाइम पे उन पर अटैक क्यों किया था, तो वो जी कहते हैं कि मुझे किसी ने आके मेरे कान में कहा था कि इस टाइम अटैक कर दो, या इसका गला पकड़ लो, या इसको मारो, ये चीज़ उठा के मार दो। तो इस तरह से इनमें डेंजर वाला एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि हम लोगों को, अब देखो ना, हम लोग, अगर आपने देखा होगा कि बहुत जगह
जो कि मेरे ख्याल में गलत है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बांध के रखते हैं ज़ंजीरों से या चेन से, किसी भी चीज़ से, लेकिन आई थिंक सो ये रॉन्ग है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं भाई? रीज़न यही है कि वो अपने लिए भी डेंजर है, ठीक है, डेंजरस है, और वो दूसरों के लिए भी डेंजरस है, कि हम लोगों को नहीं पता वो किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यूजली यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, हम उनको सेपरेट ब्लॉक में रखते हैं, उनको हम सब के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब ये 4Ds आई होप आप सबको क्लियर हो गए हैं कि अगर आपने किसी भी बंदे को चेक करना है, किसी भी इंडिविजुअल या क्लाइंट को चेक करना है कि वो नॉर्मेलिटी या अब नॉर्मेलिटी किस में फॉल कर रहा है, तो आप इन 4Ds को चेक करोगे, ठीक है। इन 4Ds को देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि ये जो इंसान है, ये जो इंडिविजुअल है, ये अब नॉर्मेलिटी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। एक बार ये कि उसकी सिवियरिटी को देखो। कुछ कह सकते हैं कुछ 1-2 सिम्टम्स सब लोगों में आते हैं। अगर हम लोग टेंशन में तो हम लोग ऐसे सिम्टम्स शो कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी सिवियरिटी को देखना है, उसकी शिद्दत को देखना है, आपने उसकी ड्यूरेशन को देखना है, ठीक है। आप लोगों ने उसके माइनर सिम्टम्स की बेस पे डिसाइड नहीं करना मेरा बच्चा कि बंदा अब नॉर्मल है। आपने उसके सिम्टम्स को देखना है, सिवियरिटी को देखना है। उसके बाद अगेन वही बात बोलूँगी कि वेरी सेंसिटिव, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टास्क कि आप किसी की पर्सनैलिटी को लेबल करने जा रहे हो साइको के साथ या अब नॉर्मेलिटी के साथ, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है मेरे बेटा। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने इन 4Ds को चेक करना है, उसकी फंक्शनिंग को चेक करना है, उसकी सिवियरिटी को चेक करना है, उसके ड्यूरेशंस को चेक करना है। उसके बाद उसको आपने बताना है कि हाँ ये अब नॉर्मल है कि नहीं है। और साथ ही साथ जस्ट आपकी थॉट्स नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक DSM होता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, वो आपको हेल्प आउट करता है। उसके अंदर हर डिसऑर्डर के सिम्टम्स लिखे होते हैं। फिर आप लोग उससे हेल्प आउट लेते हो और उसके बाद डायग्नोज करते हो कि बंदा किस में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। उस पर बात हम लोग बाद में करेंगे जब डिसऑर्डर्स पे आएंगे। फिलहाल अभी जस्ट मैंने आपसे बात किया अब नॉर्मेलिटी पे। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली अब नॉर्मेलिटी होती क्या है, इस चीज़ को देखो, ठीक है। तो थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट अब नॉर्मल बिहेवियर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अब नॉर्मेलिटी क्या है। ओके जी, थैंक यू।